हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से आ गए आपके लिए एक नया अध्याय लेकर। तो क्लास 12th का अभी हम करा रहे हैं कोड, और कोड में हम आपकी दोनों ही बुक को डिटेल एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं। इवन तीनों बुक हम बोलेंगे। अभिव्यक्ति माध्यम हमने सबसे पहले कवर अप करी, फिर आरोह करी और फिर वृतान करी। तो ये सभी कुछ मैं आपके लिए कंप्लीट करा चुकी हूँ। अब बात अगर आती है तो वो है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। तो उनको भी मैंने शुरू करा दिया है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में सबसे पहले हमारे पास जो हमने शुरू कराया है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्योंकि आपके सामने दो तरीके के प्रश्न रखे जा रहे हैं पेपर में, आपका बहुविकल्पीय भी है और वर्णनात्मक भी। तो बहुविकल्पीय जो प्रश्न आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके आ रहे हैं आरोह। तो इस बुक में जो काव्य खंड है और गद्य खंड है, इन सभी के मैं फटाफट आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवर अप करा रही हूँ। ठीक है, तो अभी तक कई चैप्टर्स हो चुके हैं। आज हम कराने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर है उषा। बहुत ही छोटी सी कविता लिखी है शमशेर बहादुर सिंह जी ने, लेकिन इसके पीछे जो भाव निहित हैं, जो चीजें छिपी हुई हैं, वो बहुत बृहद है। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लास 12th हिंदी कोर के स्टूडेंट्स के लिए, और इनकी हिंदी की पहली पुस्तक है आरोह भाग 2। उसके काव्य खंड का 5वां अध्याय है उषा। ठीक है, तो उषा जो कविता लिखी है वो है शमशेर बहादुर सिंह जी ने। तो यहाँ पर हम दो तरीके से प्रश्नों को ले रहे हैं। पहला है काव्यांश आधारित प्रश्नों को, और दूसरा है संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न। ठीक, सबसे पहले आप देख रहे हैं काव्यांश। निम्नलिखित काव्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चुनाव कीजिए। तो हमें पहले काव्यांश पढ़ना है, फिर इन पर पूछे गए प्रश्न हमें देखने हैं, और जो एकदम सही है उसे हमें टिक मार्क करना है। देखिए क्या है, जैसे हमने बताया कविता बहुत छोटी है, ज्यादा लपड़ी कोई कविता नहीं है, तो इसमें क्वेश्चंस भी आपके उसी हिसाब से बनेंगे। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा। तो ये पूरी की पूरी कविता जो है ना, एक तरीके से एक काव्यांश में ही आ गई। इस कविता में क्या है, सूर्योदय होने से पहले जो प्रातः काल का नभ होता है वो उषा काल में से शुरू होता है। उषा काल में एक तरीके से एक तरफ जहां पूरब की साइड से हल्की लालिमा दिखाई देती है, वहीं संपूर्ण आकाश कालिमा लिए होता है। तो और साथ ही साथ रात भर की नमी भी होती है। इसको बहुत अच्छे उपादानों के साथ उन्होंने जो है व्यक्त किया है शमशेर बहादुर जी ने। क्या कहते हैं कि नीले शंख जैसा जो है वो भोर का नभ है, क्योंकि काला काला है। शंख जैसे आप लोग देखते हो सफेद है, लेकिन एक काला शंख नीला शंख भी आता है, उस तरीके का है। और राख से जो चौका लीपा गया था रात में वो अभी भी गीला है। इसका मतलब ये बताया है उन्होंने कि वातावरण में नमी अभी भी विद्यमान है, क्योंकि देखिए रात के समय में नमी रहती है, तो वो अभी है। वो नमी जैसे आप ओस के रूप में देखते हो, इन सारे रूप में। अब यहाँ पर उन्होंने जो आसमान है उन्होंने कई तरीके, जैसे बताया काली सिल है, उसमें किसी ने केसर मल दिया, तो काले आसमान में है जो लालिमा है उसको व्यक्त किया है। फिर उन्होंने बताया कि स्लेट जो काली होती है उसपे किसी ने लाल चौक मल दी। तो ये तरीके से उन्होंने बताया है आसमान के रूप। नील, अब इसी समय क्या होता है, नीले जल में जो है धीरे धीरे जो है सूरज निकल रहा है। नीले जल में जो है एक देह मतलब रोशनी आनी शुरू होती है, तो जैसे लगता है कि किसी गोरी स्त्री का जो देह है वो झिलमिला रहा है। और ये जो सारा जादू है ये सूर्योदय होते ही टूट जाता है, क्योंकि सूर्योदय होते हुए उसका जादू शुरू हो जाता है, लेकिन उषा का जादू जो है वो टूट जाता है। ये चीज उन्होंने बताई। चलिए, इस पे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की समानता नीले शंख से ही क्यों की? क्या कारण है उन्होंने नीले शंख का ही इस्तेमाल किया? भोर के समय वातावरण का रंग नीले शंख जैसा बुझा होने के कारण, कवि के नीले शंख का रंग पसंद होने के कारण, भोर के समय वातावरण के अनेक रंग बदलने के कारण, नीले शंख के अतिरिक्त अन्य उपमा ना मिलने के कारण। तो इसका जो सबसे बड़ा रीजन ये है वो है भोर के समय वातावरण का रंग नीले शंख जैसा बुझा बुझा होने के कारण, क्योंकि डलनेस लिए हुए होता है। ठीक है, वो जो चमक होती है वो तो उषा के साथ यानी कि सूर्योदय के साथ शुरू होती है। ठीक है, तो इसलिए वो जो बुझा हुआ सा है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है।
नेक्स्ट आते हैं, भोर के नभ का सुरमई रंग दर्शाने के लिए क्या उपमा दी गई। जो सुरमई रंग है, जो सूर्योदय से पहले जो लालिमा पूरब दिशा की ओर से आती है, लाल लाल सी, उसके लिए इन्होंने कौन सी उपमा ली है। पहला है, लाल केसर सी धुली सिल, स्लेट पर लाल खड़िया चौक, राख से लीपा हुआ चौका, नीले जल में गौर वर्ण। तो अब देखिए यहाँ पर इन्होंने जो सुरमई रंग दिखाया है, ठीक है, इसमें इनको दो चीजें उन्होंने बतलाने की। एक तो उन्होंने बताया कि सुरमई रंग, ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने ये बताई है नमी। अब क्या होता है देखिए, एक तरफ से कालिमा है और एक तरीके से लालिमा है, जब ये मिलता है तो हल्का सा ग्रेइश कलर बनता है। आप अगर सुबह कभी उठो, वैसे आप सभी उठते होंगे मुझे पता है, तो जिस समय अंधेरा रहता है और पूरब की तरफ से हल्की हल्की लालिमा आनी शुरू होती है, तो देखिए हल्का सा राख जैसा रंग होता है, ठीक है, और वो राख भी जैसे गीली होती है, मटमैली सी, तो वो रंग होता है, इसीलिए उसे राख से लीपा चौका के रूप में दिखाने की कोशिश करी। इसमें दो चीजें हो रही है, एक तो वातावरण की नमी भी प्रदर्शित हो रही है, दूसरा जो कालिमा और लालिमा मिल रही है, उसके मिलने से जो रंग बन रहा है वो राख, गीली राख का रंग बन रहा है। नेक्स्ट आते हैं, चौके के गीला होने का भावार्थ है नए जीवन का उदय, वातावरण में नमी, भोजन के लिए तैयार होना या वातावरण में शुष्कता। तो इसका कारण क्या है, वातावरण में नमी अभी मौजूद है। काली सिल और स्लेट किस दृश्य को चित्रित करते हैं। भोरकालीन उजाला, भोरकालीन अंधेरा, भोरकालीन सायंकालीन अंधेरा या संध्याकालीन सूर्य। तो यहाँ पर ये जो काली सिल और स्लेट, ये क्या दिखा रहा है, आपका भोरकालीन अंधेरा, यानी कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो अंधेरा रहता है उसको दिखा रहा है। नील जल के उपमान के माध्यम से कवि किसे चित्रित कर रहा है। नीले स्वच्छ आकाश को, सुंदर स्त्री के रूप को, नीले रंग की सुंदरता को, या पानी के अनेक रूप। तो यहाँ पर इन्होंने नील जल के उपमान से जो है वो नीले स्वच्छ आकाश को बताया, यानी कि उसका ही रिफ्लेक्शन तो जो है ना वो पानी में पड़ेगा ना, तो वही चीज उन्होंने यहाँ पर बताई है। अब आ गए हम दूसरा काव्यांश। देखिए काव्यांश कविता हमने पूरी एक ही बार में पढ़ ली है, लेकिन अब थोड़ा सा हम तोड़ कर पढ़ते हैं। प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा चौका, अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मलदी हो किसी ने। अब इस पर आधारित देखिए क्या है, शंख जैसे में कौन सा अलंकार। शंख जैसे, अब जैसे शब्द से तो आप तुरंत ही समझ जाओगे कि यहाँ पर उसके समान बताया जा रहा है, तो वहां पर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। नेक्स्ट आते हैं, प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की गई है। शंख से, चौके से, गीले चौके से या नीले शंख से। तो प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की गई है, नीले शंख से। काली सिल में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक उत्प्रेक्षा। अब का यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या, काली सिल। तो अब यहाँ पर कैसे आप निकालोगे, कैसे यहाँ पर बता रहे हो, सिल जो है वो कैसी है, काली आ रही है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपका जो निकल कर आ रहा है वो है उपमा अलंकार। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर तो वर्ण मिल ही नहीं रहा, ये तो का है और ये तो सा है। ध्यान दीजिए, अनुप्रास अलंकार सिर्फ स्टार्टिंग के वर्ण से ही नहीं लिया जाता है, वो अंतिम वर्णों से भी लिया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ला और ला भी मिल रहा है, तो भी यहाँ पर अनुप्रास अलंकार ही। नेक्स्ट आते हैं, स्लेट पर लाल खड़िया चौक मलदी हो किसी ने, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। चलिए देखते हैं, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मलदी हो किसी ने। अब यहाँ पर क्या दिया है, अब यहाँ पर सपोज करने के लिए बात को बोला गया, ठीक है ना। आकाश कैसा लग रहा है, जैसे मान लो किसी ने जो है स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी, तो यहाँ पर सपोज करने के लिए चीज को बोला गया। और जहां हम कहीं सपोज करने की बात करते हैं वहां हमेशा कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो सही सही क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट आते हैं, पद्यांश में कवि ने अंधेरे व सूरज की लालिमा की तुलना किससे करी है। काली सिल को अंधेरे के समान तथा सूरज को लालिमा को केसर के समान, अंधेरे को काली सिल के समान व सुबह की लालिमा को लाल खड़िया मिट्टी के समान। केवल खा सही है या पहला और दूसरा। अच्छा यहाँ पर खा का मतलब है आपका दूसरा, ठीक है।
पहला या दूसरा? तो यहाँ पर क्या है आपका पहला दूसरा दोनों सही है, तो हम चौथे पर निशान लगाएं। चलिए अब हम आ गए तीसरे काव्यांश पे, बची हुई कविता इसमें देख लेते हैं। नीले जल में या किसी की गौर झिलमिल देह, जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। तो अब ये क्योंकि सूरज जब निकलने लगता है तो उसकी रोशनी से पानी में जो है, पानी हिल रहा है, तो वो रोशनी जो है जैसे लगता है कि कुछ हिल रहा है, किसी की परछाई हिल रही है। तो वो किसी की देह का मतलब यहाँ पर जो प्रातःकालीन जो रोशनी है उसे एक युवती की तरह परिलक्षित कर दिया गया है। और ये सारा जो सुंदर खूबसूरत सा जो माहौल था उसका जादू सूर्योदय होते ही टूट गया। चलिए अब इस पर का प्रश्न देखिए, नील जल हिल रही हो में कौन सा अलंकार? अब देखिए यहाँ पर क्या है, नील जल हिल रही हो। अब यहाँ पर भी सपोज करने के लिए बात को बोला गया है, ध्यान दीजिए क्या है, जैसे नीले जल में हिल रही, सपोज जैसे नीले जल में किसी की देह हिल रही हो, तो यहाँ पर भी सपोज करने के लिए बात कही गई है ना। एक्चुअल में तो किसी की देह पानी में नहीं हिल रही है ना, वहां तो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, वहां पे तो आपको सपोज करने के लिए बोला गया है कि किसी की देह की जो परछाई है वो हिल रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट आते हैं, गौर झिलमिल देह की समानता किससे की गई? सुबह के सूर्य से, दोपहर के सूर्य से, शाम के सूर्य से, या सूर्यास्त होते सूर्य से? तो किससे की गई है, वो है सुबह के सूर्य से। नेक्स्ट आ जाते हैं, पद्यांश में नीले आकाश की तुलना किससे की गई है? अब नीले आकाश की तुलना किससे करी जा रही है? तालाब के जल से, नदी के जल से, नीले जल से, या नीले समुद्री जल से? तो नीले आकाश की तुलना किससे की गई है? नीले जल से, क्योंकि भाई जल में जो भी आकाश का रंग होगा वही जो है नीले जल का रंग हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, पद्यांश में सूरज की किरणों की तुलना किससे की गई है? युवती की सुंदर गोरी काया अर्थात शरीर से, सूर्य की सुंदर गोरी काया से, बालिका की सुंदर गोरी काया अर्थात शरीर से, या इसमें से कोई भी नहीं? तो सही ऑप्शन क्या है, युवती की सुंदर गोरी काया अर्थात शरीर से। चलिए नेक्स्ट आते हैं, उषा का जादू कब टूटता है? कौन सा समय? जब सूर्योदय होता है ना। तो यहां पर सीधे सीधे आप देख रहे हैं क्या, सूर्य के उदय होते ही। तो नंबर 3 से। चलिए अब देखिए, हमने जो है ना संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न पर आ गए। तो कविता छोटी थी इसलिए ज्यादा काव्यांश नहीं बन पाए, एक बार में हमने पूरी कविता और 2 बार में हमने उन्हें पाठ करके आपको समझा दिया। चलिए अब चलते हैं हम पूरी कविता पे आधार पर कुछ प्रश्न, हो सकता है कुछ प्रश्न छूट गए हैं, जाहिर सी बात है, प्रश्न तो इतने बन सकते हैं कि हम कहाँ तक बनाते रहे। तो कुछ प्रश्न और भी आपके पास है, देखिए क्या है। उषा काल में हो रहे परिवर्तन को कवि ने किसके माध्यम से दिखाया है? किसके माध्यम से दिखा रहे हैं? ग्रामीण उदाहरणों के माध्यम से, ग्रामीण दृष्टिकोण के माध्यम से, ग्रामीण उपमानों के माध्यम से, या उपरोक्त सभी? तो इन्होंने ग्रामीण उपमान लिए, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने चौका लिया हो, इन्होंने क्या कहते हैं सिल्ली हो, या स्लेट लिया हो, ये सभी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उन उपमानों, उन वहां के साधनों को के माध्यम से दर्शाने की कोशिश करी। नेक्स्ट आते हैं, उषा दिन के किस समय को कहा जाता है? प्रातःकालीन, सायंकालीन, दोपहर से पहले, या रात्रि? तो जाहिर सी बात है प्रातःकालीन। आप इसको ये भी बोल सकते हो सूर्योदय से पहले का समय होता है, ठीक है। उषा कविता किसका गतिशील चित्र है? शाम की, शहर की सुबह का, गांव की सुबह का, गांव की शाम का, या गांव की उषा का? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, उषा कविता किसका गतिशील चित्र है? ये है गांव की सुबह का। अब आप बोलोगे मैम गांव की उषा का क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसके साथ साथ इन्होंने सूर्योदय का भी चित्रण किया है, इससे सिर्फ उषा काल का नहीं किया है, मोस्टली उषा का किया है, लेकिन अंतिम पंक्तियों में उन्होंने सूर्योदय का भी चित्रण किया है। तो इसलिए हम गांव की सुबह का लेंगे, उषा का, ठीक। भोर से क्या आश्रय है? सवेरे का समय, शाम से ठीक पहले का समय, सवेरे से ठीक पहले का समय, या सवेरे से ठीक बाद का समय? तो भोर होता है क्या, मतलब सवेरे से, यानी कि सूर्योदय से जस्ट पहले का समय। उषा कविता में बहुत काली सिल्क के किससे धुलने की बात कही गई है? बहुत काली सिल्क किससे? केसर से धुल गई। तो यहाँ पर देखिए क्या, खड़िया, पानी, लाल केसर, या वर्षा? तो सही क्या है, लाल केसर।
उषा कविता में कवि ने उषा का कौन सा चित्र उपस्थित किया है? कौन सा चित्र है? छाया चित्र, तैल चित्र, शब्द चित्र या रेखा चित्र? तो यहाँ तो ये सारी सी बात है, उन्होंने ये सारा चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है। हमारे सामने जो ये चित्र बना रहे हैं उषा का, इन्होंने शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है, तो ये क्या होगा? शब्द चित्र। नेक्स्ट आते हैं, नील जल में किसी की गौर झिलमिलते जैसे हिल रही हूं में कौन सा भाव है? इसके पीछे का भाव क्या है? जाहिर सी बात है, इन्होंने सीधे सीधे क्या बोला है? नील जल में किसी की गौर झिलमिल, गौर का मतलब होता है गौरा, गोरे रंग वाली, तो सीधे सीधे क्या होगा? उज्ज्वलता। यहाँ पे देखिए, सुगंध का, निर्मलता का, उज्ज्वलता का, तरलता का, तो सीधे सीधे क्या है? उज्ज्वलता का भाव निहित है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो में भाव क्या है? निर्मलता, उज्ज्वलता, सहजता या सरलता? अब यहाँ पे देखिए, बहुत काली सी सिल है जिसपे लाल केसर धुल गई, तो मतलब क्या है? वो उसके ऊपर ब्लेंड हो गई है, बहुत ही सहजता के साथ वो सारी चीजें व्यक्त हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? सहजता। नेक्स्ट आते हैं, राख से लीपा हुआ चौका किस भाव को व्यक्त कर रहा है? परंपरा, पुरातनता, पवित्रता या आस्था? तो यहां से राख से लीपा चौका पवित्रता को दर्शा रहा है। किसको दर्शाता है? पवित्रता। उषा कविता किसकी रचना है? कवि पता होना बहुत जरूरी है, हम सभी को पता है, शमशेर बहादुर सिंह। यहाँ पर नंबर 3 ऑप्शन सही। इस तरीके से आपकी ये उषा अध्याय के प्रश्न भी मैंने यहाँ खत्म किए। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर से बोल रही हूँ, कविता को अच्छे से पढ़िए, समझिए, हर एक चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, फिर प्रश्न कहीं से भी आए आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए, ये वीडियो तो हम समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग इसे समाप्त करें। फटाफट चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई चीज आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।